नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली 11 में। हम बात कर रहे थे प्राचीन इतिहास की। आज का हमारा प्राचीन इतिहास में सेशन रहेगा वैदिक सभ्यता से संबंधित। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि समय ही सब कुछ है। वैदिक सभ्यता को हम दो भागों में विभाजित करेंगे। प्रथम भाग होगा हमारा ऋग्वैदिक सभ्यता, ऋग्वैदिक काल। दूसरा भाग रहेगा हमारा उत्तर ऋग्वैदिक काल। इसका समय रहा हमारा दोस्तों 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। लिखते चलिएगा दोस्तों साथ साथ। इसका काल हमारा रहा 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। शुरू करते हैं ऋग्वैदिक काल से। कंपैरिजन भी साथ साथ करते चलेंगे। ऋग्वैदिक काल की बात करें तो आर्यों से संबंधित, आर्यों से स्टार्ट करते हैं। आर्य सर्वप्रथम भारत में, अगर हम मान लें भारत है, तो भारत में किधर से प्रवेश किया था? पंजाब तथा अफगानिस्तान की साइड से। लिख लीजिएगा, पंजाब, अफगानिस्तान। ठीक है फ्रेंड्स। आर्यों का मूल स्थान, आर्यों का मूल स्थान जो मैक्स मुलर जी थे, आर्यों का मूल स्थान मैक्स मुलर जी ने क्या माना है? मध्य एशिया। ये सभी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं विगत परीक्षाओं में। आगे बात करते हैं। आर्यों की जो सभ्यता थी वो कौन सी थी? ग्रामीण सभ्यता। बात करें सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी दोस्तों? नगरीय सभ्यता। आर्यों की सभ्यता होगी ग्रामीण सभ्यता। आर्यों की भाषा की बात करें, आर्यों की भाषा थी संस्कृत। अगर मैं एक क्वेश्चन उठा के उत्तराखंड में ले जाऊं कि उत्तराखंड की संस्कृत कौन सी भाषा है? द्वितीय भाषा है। कब से है? 2010 से है। भाषा हो गई, सभ्यता होगी। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। आर्य शब्द किसे इंगित करता है? आर्य शब्द किसे इंगित करता है दोस्तों? तो यह इंगित करता है भाषा समूह को। आगे बढ़ते हैं और आगे इसमें देखते हैं क्या क्या है हमारे पास। आर्यों की जो प्रशासनिक इकाई थी, आर्यों की जो प्रशासनिक इकाई थी उसका बढ़ता क्रम देखेंगे। बढ़ता क्रम क्या होगा? सबसे छोटा था दोस्तों परिवार या कुल, कुल तथा परिवार। इससे बड़ा होगा हमारा कुल तथा परिवार। ग्राम यानी कि गांव। विश जन तथा सबसे बड़ा होगा राष्ट्र। इसका क्रम भी पूछा जाएगा। इस टाइप का जो क्रम पूछा जाता है वो बड़े लेवल के एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे यूके पीएससी या फिर लोअर पीसीएस समीक्षा अधिकारी। इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होंगे हमारे, जैसे एफआरओ का हो गया। बात करते हैं, क्रम तो हो गया दोस्तों कि इसके मुखिया को क्या कहा जाएगा? ग्राम के जो मुखिया होगा, मुखिया ही कहा जाएगा फ्रेंड्स। विश के मुखिया को क्या कहा जाएगा? विशपति कहा जाएगा। जन के मुखिया को राजन कहा जाएगा। विश जन ग्राम
परिवार के मुखिया को क्या कहा जाएगा दोस्तों? कुलप। क्वेश्चन आएगा, सबसे छोटी इकाई क्या थी प्रशासन की? कुल या परिवार? कुल या परिवार ऑप्शन में नहीं हुआ तो आप ग्राम लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं। जो यहाँ के जो बोलते हैं ना सीआईडी इंग्लिश में बोल देते हैं, जो यहाँ के गुप्तचर होते थे उनको क्या कहा जाता था? गुप्तचर को आर्य की भाषा में कहा जाता था स्पस। ये शब्दावली हर सेशन में चेंज होती रहती है। जब हम मौर्य काल पढ़ेंगे, चंद्रगुप्त, चाणक्य, ये सब, तो उसमें स्पस की जगह आंसर होगा गूढ़ पुरुष। ठीक है फ्रेंड्स, इतना हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं। राजा को सलाह देने के लिए दो संस्था होती थी, कौन कौन सी होती थी? सभा, दूसरी होती थी समिति। बात करें दोस्तों सभा में कौन से व्यक्ति होते थे, तो सभा में होते थे जो श्रेष्ठ व्यक्ति होंगे। समिति में कौन होंगे? सामान्य जन, सामान्य जन या फिर सामान्य लोग। इसको आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। इसको रफ कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं फिर। वैदिक काल में दोस्तों जो युद्ध होते थे वो किसके लिए होते थे? जो गाय होती है, पशु मतलब हमारी माता भी होती है, जो गाय है उसी के लिए युद्ध होते थे। इसे कहा जाता था गायों की खोज। इसके लिए संस्कृत एक पर्टिकुलर शब्द है, वह है गविष्टि। युद्ध का मुख्य कारण था गायों की खोज या फिर गविष्टि। बात करते हैं गाय क्या थी उस टाइम? युद्ध हो गया। स्त्रियों की स्थिति पर बात करते हैं। स्त्रियों की स्थिति। स्त्री यज्ञ में भाग ले सकती थी। जब हम उत्तर वैदिक काल पर जाएंगे तो उस टाइम स्त्रियों की स्थिति थोड़ी दयनीय हो जाएगी, क्योंकि वह यज्ञ में भाग नहीं ले सकती, शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकती। सेशन के साथ जुड़े रहिए, सभी जानकारी आपको मिलती रहेगी। एक युद्ध हुआ था, उसका क्वेश्चन आता है दशराग्य युद्ध। यह किन किन के बीच में हुआ था? तो यह हुआ था सुदास प्लस
सुदास तो एक तरफ थे और इनके दूसरे साइड थे 10 राजा, जिसमें विजयी कौन होंगे? सुदास। 10 राजा की हार होगी। यह युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? रावी नदी के तट पर। रावी नदी का प्राचीन नाम क्या है? परुष्णी। प्राचीन नाम से भी क्वेश्चन आ चुका है। दशराग्य युद्ध, इसका उल्लेख कौन से मंडल में किया गया है? ऋग्वेद के। ऋग्वेद का जो हमारा मंडल है, 10 मंडल है दोस्तों, 7वें मंडल में इसका जिक्र किया गया है। ऋग्वेद की बात करें तो टोटल कितने मंडल हैं? 10। सूक्त की बात करें तो कितने सूक्त हैं? 1028। अब जब मंडल का जिक्र आ ही गया तो सभी के बारे में विचार कर लेते हैं। कौन सा मंडल किससे संबंधित था? तीसरा मंडल संबंधित था गायत्री मंत्र, जिसके रचयिता कौन है? विश्वामित्र। 7वां मंडल तो हो गया 9वां मंडल। 9वां मंडल था सोम देवता से संबंधित। 10वें मंडल की बात करें, 10वां मंडल किससे संबंधित था? पुरुष सूक्त। इंपोर्टेंट रहेगा पुरुष सूक्त, क्योंकि पुरुष सूक्त मंडल में क्या बताया गया है? पुरुष सूक्त मंडल में बताया गया है जो वैदिक समाज होगा वह 4 वर्णों में बटा होगा। 4 वर्ण कौन से होंगे दोस्तों? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जो ब्रह्म पुरुष हैं, ब्राह्मण उसके कहां से निकले हैं? मुख से। क्षत्रिय, क्षत्रियों में क्या होता है? बल, यानी कि भुजाओं से निकले हैं, भुजा। वैश्य कहां से निकले हैं? जांघों से। शूद्र कहां से निकले हैं? पैरों से। क्वेश्चन आएंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं उपनिषद। उपनिषद कितने हैं? 108। पुराण कितने हैं? 18। वेदांग कितने हैं? 6। क्वेश्चन आ चुका है इनसे भी। जो यह विभाजन है, 4 वर्गों में विभाजित था समाज, वैदिक समाज, यह किस पर आधारित था? व्यवसाय पर। यह एक अच्छी बात है, व्यवसाय पर आधारित था। इसका अर्थ होता है कि अगर कोई राजा है तो राजा का पुत्र ही राजा बने, यह जरूरी नहीं है। लेकिन यह जो समाज था, यह उत्तर वैदिक काल में इसकी आधार बदल जाएगा। उस टाइम उसका आधार क्या बन जाएगा दोस्तों? जन्म के आधार पर। जन्म के आधार पर, अर्थात अगर कोई वैश्य है तो वैश्य ही रहेगा, शूद्र है तो शूद्र का बेटा या बेटी शूद्र ही रहेगी, ब्राह्मण का बेटा या बेटी ब्राह्मण ही रहेगी, जो कि थोड़ा गलत हो जाता है फ्रेंड्स। व्यवसाय के आधार पर होना चाहिए, जिसका जो इच्छा रहे वह अपना व्यवसाय बना सकता था। वैदिक काल में स्थिति अच्छी थी, स्त्रियों की भी और हर वर्ग की। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं, ये हमारा
भारत है। मैप अच्छा नहीं है पता है मुझे। अगर मैं इसको मान लूँ ये भारत है हमारा, यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, पूरब यानी कि ईस्ट, पश्चिम वेस्ट, दक्षिण साउथ, उत्तर नॉर्थ। यहाँ पर हो जाएगा मध्य। ठीक है, मध्य भी लिख लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ वो वह है कौन से स्थान पर राजा को किस नाम से पुकारा जाता था, या राजा का क्या नाम होता था, उस पर विचार करते हैं, देखते हैं। पूरब, पहली बात तो पूरब को बोलते हैं प्राची, पश्चिम को बोलते हैं प्रतीची, प्रतीची, दक्षिण को बोलते हैं, उत्तर को बोलते हैं उदीची, उदीची। अब बात करते हैं राजाओं की। दोस्तों अगर बात करें राजा की, मध्य में राजा को राजा ही बोला जाएगा। ठीक है, पूरब की बात करते हैं, पूरब में बोला जाएगा सम्राट। इंपोर्टेंट होगा ये। पश्चिम की बात करें, पश्चिम में राजा को बोला जाएगा सौराष्ट्र। बात करें उत्तर की, उत्तर में राजा को बोला जाएगा विराट। बात करें दक्षिण में राजा को बोला जाएगा भोज। अगर मैं आपसे पूछ लूं भोजताल कहाँ स्थित है, तो भोजताल यानी कि भोपाल में स्थित है। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी। बात करते हैं मध्य की, तो मध्य में राजा को राजा ही बोला जाएगा। तो ये थे कुछ 5 क्वेश्चन दिशा से संबंधित, राजा के नाम से संबंधित, किस दिशा में राजा को क्या बोला जाता है। चलते हैं आगे। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं आर्यों का समाज कैसा था। तो आर्यों का समाज था पितृसत्तात्मक, जहां पर पिता का वर्चस्व थोड़ा ज्यादा होगा। सिंधु सभ्यता कैसी थी, मातृसत्तात्मक। ठीक है, कंपैरिजन करके पढ़ते रहिएगा तो थोड़ा ज्यादा आसान होगा। बात करते हैं, ये तो मैं आपको बता चुका हूं कि स्त्रियां यज्ञ में भाग ले सकती थी, स्त्रियां शिक्षा ग्रहण कर सकती थी, तथा जिस स्त्री का विवाह हुआ हो और वह विधवा हो गई हो तो उसका विवाह भी किया जा सकता था। किसके साथ, विधवा स्त्री का विवाह उसके पति के छोटे भाई के साथ हो सकता था, अर्थात देवर के साथ। यह भी एक अच्छी बात है। नहीं तो इससे पहले तो क्या चल रहा था, नहीं इसके आगे तो आ जाएगा कि अगर किसी स्त्री का पति मर गया हो तो उसे सती प्रथा, आप सभी को पता है सती प्रथा का अंत किसने कराया था, राजा राम मोहन राय ने विलियम बेंटिक की मदद से, और 1829 में। और वह नियम कौन सा था, 17वां नियम था। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जो स्त्री आजन्म अविवाहित रहेगी उसे क्या कहा जाएगा, अमाजू। अमाजू।
बात करें अगर कोई स्त्री हो या पुरुष हो अपनी जीविका के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए शिक्षा दे रहा है तो उसे क्या कहा जाएगा? शिक्षा देने वाले को कहा जाएगा, हमारे यहाँ तो अध्यापक बोला जाता है, वैदिक काल में बोला जाता था उपाध्याय, उपाध्याय। क्वेश्चन आ चुके हैं ये। आर्यों की बात करें, इनका मुख्य पेय क्या था? ये क्या पीते थे? कोल्ड ड्रिंक तो पीते नहीं होंगे, है ना? तो ये पीते थे सोमरस। बात करते हैं सोमरस किससे बना होता था? तो यह बना होता था वनस्पतियों से। सोमरस वनस्पतियों से बना होता था। सोम देवता का जिक्र ऋग्वेद के कौन से मंडल में? अभी मैंने बताया 90वें मंडल में। आगे बढ़ते हैं। आर्यों के वस्त्र 3 वर्गों में विभाजित थे, वास, अधिवास और हमारा तीसरा था उष्णिश। उष्णिश 3 में थे। बात करते हैं उनके अंतर वस्त्रों को क्या कहा जाता था? क्वेश्चन इंपोर्टेंट ये रहेगा कि अंतर वस्त्रों को क्या कहा जाता था? इंपोर्टेंट रहेगा, इसका आंसर होगा हमारा नीवी। याद रखिएगा दोस्तों, नीवी इंपोर्टेंट रहेगा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? मुख्य व्यवसाय, राइटिंग गंदी है मुझे पता है। मुख्य व्यवसाय था, आप ही सोच के बताइए। ये गाय पालते थे तो इनका मुख्य व्यवसाय कृषि तथा पशुपालन रहेगा। इजी है, ठीक है। आगे चलते हैं। गाय को कहा जाता था गाय को कहा जाता था दोस्तों अघन्या। ब्लू पेन ले लेता हूं। अधन्या मतलब कि जिसे मारा ना जाए। अगर किसी के हाथों से गाय की मृत्यु हो जाती है या कोई हत्या कर देता है जानबूझकर या कैसे भी, तो उसका दंड था मृत्यु। उस व्यक्ति को मृत्यु दंड की सजा मिलती थी, मृत्यु दंड दिया जाता था। गाय को इतना उच्च स्थान दिया गया था। दोस्तों आर्यों का प्रिय पशु देख लेते हैं। प्रिय पशु क्या था इसका? घोड़ा, ठीक है। प्रिय देवता कौन थे? प्रिय देवता थे इनके, बताइए क्या थे? सिंधु सभ्यता वालों के क्या थे? पशुपतिनाथ, कह सकते हैं कि शिव थे। यहां पर क्या है? भगवान इंद्र। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सभी, ठीक है दोस्तों। मनोरंजन के लिए क्या करते थे आर्य अपना मनोरंजन कैसे करते थे? व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, क्या करते थे? बताइए सोच के क्या हो सकता है? हमारा आंसर होगा यहां पर रथ दौड़। घोड़ा पालते थे तो रथ दौड़ तो करेंगे। घुड़दौड़, और यहां पर क्या है? रथ दौड़, घुड़दौड़, संगीत, धूर्त क्रीड़ा। संगीत तथा धूर्त क्रीड़ा, जो भी ऑप्शन में यहाँ पर आपको परीक्षा में मिलेगा, परीक्षा भवन में, आप उसको ही टिक कर लीजिएगा। बात करते हैं यहां पर लोहे की, कि लोहे को क्या बोला जाता था? आर्य समाज में या फिर वैदिक सभ्यता में, वैदिक काल में लोहे को क्या बोला जाता था तथा तांबे को क्या बोला जाता था? लोहे को बोला जाता था दोस्तों श्याम
अयस्क। तांबे को बोला जाता था लोहित अयस। अयश, ठीक है। कंफ्यूज मत करिएगा कि लोहे को लोहित बोला जाता होगा, गलत हो जाएगा। लोहे को श्याम अयस्क, तांबे को लोहित अयस्क। बात करते हैं लोहे का प्रथम बार जिक्र कब सामने आया था? 8वीं शताब्दी में फ्रेंड्स, 8वीं ईसा पूर्व, ईसा पूर्व, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा, रफ कर देते हैं इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, जो व्यक्ति व्यापार हेतु दूर दूर जाएगा या फिर दूर दूर जाकर व्यापार करेगा उसको कहते थे पणी। एग्जाम में आपको ऐसे दिया जाएगा कि शब्दावली पणी क्या था? पानी, पानी का आंदोलन, या फिर ये कोई सिक्का था, या फिर व्यापारी। तो व्यापारी तो कोई नहीं लगाने वाला क्योंकि पणी से कोई व्यापारी का सेंस नहीं निकल रहा, तो याद रखिएगा आंसर होगा पणी। बात करते हैं व्यापार किया कैसे जाता था? तो वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय ये क्या होता है? वस्तु विनिमय का अर्थ होता है, विनिमय का तो सभी को पता है एक्सचेंज। अगर मुझे किसी से गेहूं चाहिए और मेरे पास क्या है? चावल है, तो मैं उसको चावल दे दूंगा, वह मुझे गेहूं दे देगा। इसे बोलते हैं वस्तु विनिमय। आप किसी को अपनी एक कोई चीज़ दे दीजिए, सामने वाला अपनी दे देगा, तो चीज़ों वस्तुओं का एक्सचेंज होगा, ठीक है। वस्तु विनिमय। आजकल क्या चल रहा है? करेंसी, पैसे दीजिए, जो सामान चाहिए आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या था? वस्तु विनिमय। जो व्यापार करेगा उसे पणी कहा जाता था। बात करते हैं जो व्यक्ति ऋण देकर ब्याज लेता हो उसे क्या कहा जाता था? वेकनॉट। हमारे यहाँ क्या बोला जाता है? सूदखोर। सूदखोर, याद रखिएगा वेकनॉट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य और देवताओं के बीच में, मनुष्य प्लस देवताओं के बीच में मध्यस्थता कौन करता था? मध्यस्थ कौन होता था? बिचौलिया कौन होता था? तो आप बताइए। अगर आपको ईश्वर का ध्यान करना है तो आप क्या करते होंगे? पूजा करते हैं तो दिया जलाते हैं या फिर कथा कराते हैं, जो भी कराते होंगे। अग्नि का तो विशेष स्थान होता है। तो ठीक है, मनुष्य तथा देवता के बीच में मध्यस्थता कौन करता था? अग्नि। अग्नि के पर्यायवाची पावक, अनल, ज्वाला। अनल अगर आएगा, अनिल तो क्या होगा? पवन, यानी कि हवा, वायु, समीर, ठीक है। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं नदियों की। ऋग्वेद में बात करते हैं सबसे पवित्र नदी, तो सभी आंसर क्या देंगे? गंगा। गलत। सबसे पवित्र नदी थी हमारी सरस्वती। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। सबसे पवित्र नदी सरस्वती को कहा गया है। ऋग्वेद में एक बार सिर्फ किसका जिक्र हुआ है? एक बार गंगा का। गंगा को ज्यादा महत्वता नहीं दी गई है ऋग्वेद में दोस्तों। अगर बात करूं 3 बार किसका जिक्र हुआ है तो आंसर होगा यमुना का। राइटिंग पे मत जाइएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, सर्वाधिक बार किसका जिक्र हुआ है? सर्वाधिक।
सर्वाधिक बार किसका जिक्र हुआ है? आंसर होगा सिंधु। सिंधु किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है। इंपोर्टेंट होंगे 4 क्वेश्चन। सबसे पवित्र सरस्वती, गंगा 1 बार, यमुना 3 बार, सिंधु सर्वाधिक बार। उत्तराखंड की बात करें सबसे पवित्र सरयू, ठीक है, सरमूल से निकलती है, बागेश्वर से सरयू नदी। आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं उत्तर वैदिक काल की ओर। उत्तर वैदिक काल की ओर दृष्टि डालते हैं। उत्तर वैदिक काल का हमारा समय था 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। वैदिक काल समाप्त होता है यहाँ पर। वैदिक काल का ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल शुरू करते हैं। उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, समय इसका 1000 से 600 BC यानी कि ईसा पूर्व, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र देवता का स्थान कौन ले लेंगे? पशुपतिनाथ। पशुपतिनाथ यानी कि प्रजापति। कंपेयर करके पढ़िएगा दोस्तों, इंद्र के स्थान पर कौन आ जाएंगे? प्रजापति देवता। क्वेश्चन तो यही हो गया। आगे चलते हैं। जो वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था थी वह वैदिक काल में कहाँ, ऋग्वैदिक काल में किस पर आधारित थी? व्यवसाय पर। यहाँ पर किस पर आधारित हो जाएगी? जन्म पर। कंपेयर करते रहिएगा तभी याद रहेगा एग्जाम में, नहीं तो वहां पर याद नहीं आएगा। और क्या होगा, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों। उत्तर वैदिक काल में जो हल होता है जिससे किसान खेती करता है, हल को क्या कहा जाता था? सिरा। ये मुझे ब्लू से लिखना था, सिरा। बात करें हल की, जो रेखा होगी, हल रेखा को क्या कहा जाता था? माता सीता। इंपोर्टेंट है सभी क्वेश्चन। आगे चलते हैं, देखते हैं। उत्तर वैदिक काल में मुद्रा, बात करते हैं मुद्रा की यानी कि करेंसी की। तो उत्तर वैदिक काल में करेंसी थी हमारी निष्क, ठीक है। दूसरा था हमारा शतमान, निष्क तथा शतमान। बात करते हैं सिक्कों का। सिक्कों का कोई प्रमाण मिलता है? उत्तर वैदिक काल में सिक्कों का कोई प्रमाण नहीं मिलता था। क्या होगा यहाँ पर? नहीं होगा, सिक्कों का कोई प्रमाण नहीं मिला है। आगे देखते हैं। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते सभी को पता होगा, ये ज्यादा सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सभी को पता है। इसका आंसर क्या है? मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद इसका आंसर सभी को पता है। सत्यमेव जयते जो हमारा सत्यमेव जयते है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। बात करते हैं इसमें यज्ञ को क्या कहा गया है दोस्तों? सत्यमेव जयते, इस उपनिषद में यज्ञ, यज्ञ की तुलना किससे की गई है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है। यज्ञ की तुलना की गई है फूटी नाव से, ठीक है। फूटी नाव से यज्ञ की तुलना की गई है। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी, कौशाम्बी से ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। कौशाम्बी ही एक ऐसा स्थल है जो दोनों धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म प्लस जैन धर्म दोनों से ही संबंधित है। क्वेश्चन आ चुका है। इसके बाद हमारा बौद्ध और जैन धर्म ही होगा जो नेक्स्ट सेशन होगा इतिहास का दोस्तों। बात करते हैं हमारे 2 महाकाव्य हैं। महाकाव्य 2 कौन कौन से हैं? महाभारत
प्लस रामायण। महाभारत का दूसरा नाम जय संहिता। महाभारत विश्व का क्या है, सबसे बड़ा काव्य, विश्व में सबसे बड़ा है। और इसमें क्या हो सकता है हमारे पास, जो गोत्र नामक, सभी को पता होगा कि गोत्र गोत्र होता है, जब भी शादियां होती हैं तो गोत्र देखना होता है कि गोत्र मैच तो नहीं हो रहा है। तो जो गोत्र है, यह गोत्र का सबसे पहले जिक्र कहाँ किया गया है, गोत्र नामक संस्था का उत्तर वैदिक काल में। क्वेश्चन आए तो याद रखना, उत्तर वैदिक काल में गोत्र नामक संस्था का सबसे पहले जिक्र किया गया है। बात करते हैं श्राद्ध की प्रथा सबसे पहले किसने स्टार्ट की थी, श्राद्ध। श्राद्ध श्राद्ध की सबसे पहले प्रथा चलाई थी दत्तात्रेय के पुत्र थे नीमी, याद रखिएगा, नीमी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसमें वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्म सूत्र और वेदांत सूत्र की रचना बद्रायण ने की है। इसे रफ कर देता हूं मैं। बात करते हैं कुछ दर्शनों की और उनके प्रवर्तक की। दर्शन प्रवर्तक, सेशन का ये लास्ट चल रहा है। चारवाक, चारवाक दर्शन, योग सांख्य न्याय, योग सांख्य न्याय पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, लास्ट हमारा होगा वैशेषिक। इनके प्रवर्तक देख लेते हैं दोस्तों। चारवाक, योग, सांख्य, न्याय, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा तथा वैशेषिक। चारवाक तो आसान है, आंसर होगा सिंपल, चारवाक। योग पतंजलि, जिसके ब्रांड से बाबा रामदेव जी प्रसिद्ध हैं। आगे बात करते हैं सांख्य, कपिल। इसमें इंपोर्टेंट क्या होगा, यह सांख्य दर्शन क्या है, सबसे प्राचीन है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं न्याय, सभी को पता है गौतम। गौतम मेरे छोटे भाई का भी नाम है। आगे देखते हैं पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा जेमिनी, उत्तर मीमांसा की बात करें बादरायण, बादरायण। ठीक है, इंपोर्टेंट है क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूज कर सकते हैं, पूर्व और उत्तर, पूर्व जेमिनी, उत्तर बादरायण। बात करते हैं आगे, वैशेषिक किसके थे, कणाद के, कणाद। ठीक है, बादरायण से संबंधित दो और हैं, उनका नाम है ब्रह्मसूत्र और वेदांत सूत्र। ब्रह्मसूत्र, वेदांत सूत्र। आगे देखते हैं, कणाद को, महर्षि कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक भी कहा जाता है, परमाणुवाद के जनक, परमाणुवाद के यह जनक है दोस्तों, इसको भी याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं,
ये हो गया। नदियों पर चलते हैं, हम देखेंगे कुछ नदियाँ और उनके प्राचीन नाम। कुछ नाम चेंज कर दिए गए हैं, देखते हैं इसके बाद। नदियाँ, आधुनिक प्राचीन नाम देखेंगे नदियों के। ठीक है, कुरुम, काबुल, झेलम। कुरुम, काबुल, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज। चिनाब, रावी, सतलज, व्यास, गंडक, घग्गर। व्यास, गंडक, घग्गर। अंतिम नदी होगी हमारी गोमल, स्वात। गोमल, स्वात। नाम देख लेते हैं दोस्तों इनके। कुर्रम कहा गया है कुरुब को, कुरुब। काबुल, काबुल, कुब्भा। प्रत्येक परीक्षा में किसी भी एक नदी का प्राचीन नाम पूछ लिया जाता है। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा वो भी मैं आपको बता दूंगा, क्या याद रखना है। झेलम, झेलम का हमारा है वितस्ता, वितस्ता। चिनाब का अश्कनी, आश्कनी, आश्कनी। रावी का दोस्तों मैंने अभी बताया था 10 राज्य लड़ा गया था सुदास और 10 जनों के बीच में। पुरुष सूक्त ऋग्वेद में 10वें मंडल में इसका जिक्र किया गया है। यह लड़ा गया था रावी नदी यानी कि परुष्णी। रावी नदी का प्राचीन नाम है परुष्णी। बात करते हैं सतलज का, सतुद्री, सतुद्री। सतलज की बात करते हैं, रावी का परुष्णी, सतलज का सतुद्री। व्यास, व्यास का विपाशा, व्यास का विपाशा। गंडक का सदानीरा। घग्गर का द्वस्ती, घग्गर का होगा दस्धुति, दृष्धति। ठीक है, आखिरी दो बस्ती है गोमल और जिस्वात का। गोमल कहेंगे गोमती को, स्वात कहेंगे सुवस्तु को। ठीक है, अब चलते हैं अंतिम, और एक से 1.5 मिनट लग जाएगी हमारी। क्या रहेगा अंतिम नदियों के नाम, आप लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट बताने वाला था मैं आपको। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका रावी, यहाँ पर परुष्णी रावी नदी, अश्कनी, वितस्ता, विपाशा। इन 4 से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, औरों से भी आ सकते हैं, परंतु ये इम्पोर्टेंट होगी। अब चलते हैं अपने शासन के अंतिम टॉपिक की ओर। अंतिम टॉपिक रहेंगे कौन से देवता किससे संबंधित हैं। 1 से 1.5 मिनट और लगेगी फ्रेंड, धैर्य बनाए रखिएगा। सिविल सर्वेंट की सबसे मुख्य पहचान यही होती है कि उसे धैर्य कभी नहीं छोड़ना चाहिए। देखते हैं देवता और उनका संबंध। देवता तथा उनका संबंध। इंद्र देवता, इंद्र देवता किसके प्रिय थे। ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में प्रजापति आ गए थे। इंद्र देवता हो गए अग्नि, वरुण, धो,
सोम, उषा। सोम कौन से मंडल में है? 10वें मंडल में दोस्तों, नहीं 90वें मंडल में ऋग्वेद के। आश्विन, इंपॉर्टेंट क्या होगा वो भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन एक बार दृष्टि आप सभी पर डाल लीजिएगा तथा धैर्य हमेशा बनाए रखिएगा। विष्णु, मरुत। जो धैर्य बनाएगा अंतिम मेरिट लिस्ट में भी नाम उसी का ही होता है दोस्तों। जो जल्दबाजी करते हैं वो तो आपको पता ही है, बताने की आवश्यकता नहीं है। इंद्र, इंद्र देवता सभी को पता है किसके देवता हैं? वर्षा के। इजी है, लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, इंद्र देवता युद्ध के देवता भी हैं। इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। इसका इस तथ्य का सभी को संज्ञान नहीं होता। इंद्र देवता युद्ध के देवता हैं, वर्षा तो सभी याद रखते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो धैर्य का कुछ फल मिला हो तो लाइक कीजिएगा दोस्तों। अग्नि, अग्नि मैंने बताया अभी मनुष्य तथा देवता के बीच में क्या करती है? मध्यस्थता, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। वरुण, वरुण देवता बहुत से मतलब कि इनका कार्य बहुत है। ये है पृथ्वी सूर्य के निर्माता। लिख देता हूं मैं, पृथ्वी तथा सूर्य के निर्माता हैं। और इनसे संबंधित क्या है? समुद्र के देवता हैं, समुद्र देवता हैं। दिन रात इन्हीं से संबंधित हैं। ऋतु परिवर्तन इनसे संबंधित है। बात करते हैं धो, इंपोर्टेंट इसमें इंद्र अग्नि है दोस्तों। आगे चलते हैं। धो, आकाश के देवता। धो यानी कि आकाश के देवता। इंपोर्टेंट इसमें क्या बात रहेगी दोस्तों? धो में इंपोर्टेंट रहेंगे, ये सबसे प्राचीन हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सोम, सोम रस किसका प्रिय पेय पदार्थ था? आर्यों का है। किससे बनता था? वनस्पति से। यही से हम इसका सेंस लगा सकते हैं। सोम देवता कौन से है, किनसे संबंधित है? वनस्पति से संबंधित है। उषा, उषा का किससे सेंस लगा सकते हैं दोस्तों? उषा यानी कि उत्थान के देवता या फिर उत्थान या फिर प्रगति के देवता। आश्विन से संबंधित देखते हैं। आश्विन किससे संबंधित थे? हमारे विपत्तियों को हरने वाले। तो आंसर होगा विपत्तियां, विपत्तियों को हरेंगे। पूषण तो सभी को पता है, पुष्प। विष्णु किससे संबंधित है? विश्व के संरक्षक और पालन करता है। संरक्षक तथा पालन करता। अंतिम हमारे मरुत, मरुत मतलब कि पवन देवता, हवा वायु समीर, ठीक है। आंधी तूफान के देवता। पवन हवा को ही बोलते हैं, तो तूफान आंधी जो भी आप लिखना चाहे। इंपॉर्टेंट इसमें हमारे यहाँ पर होंगे इंद्र देवता, इंद्र देवता, अग्नि देवता, धो, सोम, मरुत, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा प्राचीन इतिहास के सेशन में वैदिक सभ्यता। इसके हमने 2 भाग किए, ऋग्वेदिक तथा उत्तर ऋग्वेदिक काल। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, अपने परिजन को शेयर कीजिएगा, चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसा मत कीजिएगा कि वीडियो देख के आप आगे स्किप करके निकल गए। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।